सो हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था मेटल चैप्टर में हमने देखा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। उसमें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी मेटल की, उसका स्ट्रक्चर, वेट और वॉल्यूम, उसके बाद उसका कलर, उसकी कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म, उसकी फ्यूजिबिलिटी, ये सब हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। उसी के साथ हमने क्या देखा था, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी देखी थी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उसकी डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, उसके बाद टफनेस, टेनेसिटी, इलेस्टिसिटी, ये सब क्या थे, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी। तो आज हम देखने वाले हैं मेटल चैप्टर में ही वही चैप्टर में आज हम देखेंगे फेरस मेटल क्या होता है, नॉन फेरस मेटल क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, आप यदि सीटीएस कर रहे हो या सीआईटीएस कर रहे हो, आपका जो एग्जाम में मेटल चैप्टर पर मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। आपका सीटीएस की एग्जाम हो या सीआईटीएस की एग्जाम हो, इस चैप्टर पर आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसके बाद यदि आपने सीटीएस भी हो गया, आपका सीआईटीएस भी हो गया, किसी का डिप्लोमा भी हुआ रहता है और डिग्री भी यानी इंजीनियरिंग भी हो रहती है, यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, तभी भी आपको मेटल पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते। यानी आपकी मैकेनिकल ब्रांच में आप सीआईटीएस हो या सीटीएस हो या डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी हो, लेकिन आपका मेटल चैप्टर पूरा होना चाहिए। ये चैप्टर एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, यदि आप इसको समझ कर ले तो। देखो, आप इसको यदि समझना है तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको पहले समझना चाहिए इस चैप्टर में है क्या। यदि आपने फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का यदि अच्छे से स्टडी की हो, तो आपको उसके बाद जो फेरस मेटल क्या होते हैं, नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं, ये जल्दी समझ में आता है। उसके बाद यदि फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल यदि आप जल्दी समझ गए, तो फिर उसकी हर एक मेटल की प्रॉपर्टी आपको जल्दी समझ में आती है। उसी के साथ हम बाद में पढ़ेंगे अलॉय मेटल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे अलॉय मेटल के बाद कौन से फर्नेस में ये मटेरियल कैसे बनता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आपको जितना जल्दी समझ में आए उस लैंग्वेज में समझाऊंगा यदि। तो चलते जाए, इस चैप्टर में हम देखेंगे फेरस मेटल क्या होता है, कौन से फेरस मेटल होते हैं। यदि आप कौन से भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में गए, कौन से भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में या कौन से भी इंजीनियरिंग फील्ड में गए, यदि आपको किसी नए कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना है या मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल कौन सा, वो जो आप नया कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने वाले हो, तो उस कंपोनेंट के लिए कौन सा इंजीनियरिंग मटेरियल लगने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उस इंजीनियरिंग मटेरियल को आप चॉइस कर रहे हो, उस वक्त आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले होती है उसकी लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन यानी क्या, उस पर कौन सा डेड लोड आने वाला है, यानी वो उस पर वो जो मटेरियल है उस पर कितना लोड आने वाला है, डेड लोड। ध्यान में रखो, डेड लोड, कौन सा डेड लोड आने वाला है। उसके बाद शॉक रेजिस्टेंट, यानी वो जो मटेरियल है उस पर कुछ शॉक तो आने वाला नहीं है ना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उस पर कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाली है, उस पर वेल्डिंग होने वाली है या उसको कास्टिंग करने का है या मशीनिंग करने का है, उस पर जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होने वाली है। थर्ड पॉइंट होता है कॉस्ट ऑफ जॉब। यदि आपने जो आपको कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना है आपको, तो उस कंपोनेंट का कॉस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप वो कंपोनेंट उसको लॉन्च कर दिया, यदि आपने बाजार में ला दिया और वो उसकी यदि कॉस्ट ज़्यादा हो, उसके
हिसाब से यदि इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो तो जो आगे वाला होता है वो खरीदता नहीं है, इसलिए उसकी कॉस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होता है एनवायरमेंट, उस पर एनवायरमेंट का क्या प्रादुर्भाव होने वाला है। यदि कोई चीज पानी में रहने वाली है तो आपको वहां पर जो नॉन कोरोजिव मेटल है उसका यूज करना चाहिए। यानी जब आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हो तो आप उस टाइम आपको एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम देखेंगे इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल यानी इंजीनियरिंग मटेरियल को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है आपका मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। मेटल यानी धातु और नॉन मेटल यानी अधातु। उसके बाद हम देखेंगे मेटल क्या होता है। मेटल क्या होता है। मेटल यानी कौन सा भी धातु। यदि आप जब खनिज रहते जो खनिज रहते जब आप उसको जमीन से निकालते हो तो अशुद्ध में रहता है, उस पर अलग अलग प्रक्रिया की जाती है, उसको मेटल कहा जाता है। उसमें जमीन से मेटल भी निकलते और कुछ नॉन मेटल भी निकलते। मेटल को और दो टाइप में क्लासिफाई किया है। एक होता है आपका फेरस मेटल और दूसरा होता है नॉन फेरस मेटल। एक होता है फेरस मेटल और दूसरा होता है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल। अब फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल क्या होता है। यदि किसी यदि किसी मेटल में आयरन मिला हो, किसी मेटल में यदि आयरन मिला हो तो उसे फेरस मेटल कहा जाता है, और जिस मेटल में आयरन नहीं होता है उसे नॉन फेरस मेटल कहा जाता है। ध्यान से सुनो, जिस मेटल में आयरन होता है उसे फेरस मेटल कहा जाता है और जिसमें आयरन नहीं होता है उसे नॉन फेरस मेटल कहा जाता है। उसके बाद जो फेरस मेटल होते हैं वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा दो टाइप के यूज किए जाते हैं। एक होता है स्टील और दूसरा होता है कास्ट आयरन। स्टील यानी क्या और कास्ट आयरन यानी क्या, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले। स्टील कौन से यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, और कास्ट आयरन कौन से यूज किए जाते हैं। स्टील यानी क्या आप देखते हैं। स्टील स्टील यानी किसी फेरस मेटल में आपने उसके साथ कार्बन मिला दिया। किसी फेरस मेटल में यदि आपने उसमें कुछ परसेंट कार्बन डाल दिया तो उसको स्टील कहा जाता है। यदि आपने सिर्फ उसमें कार्बन ही मिला दिया हो और उसके साथ कुछ और भी मेटल जैसे कि और भी कुछ अलॉय जैसे कि मोलिब्डेनम, वेनेडियम, क्रोमियम ये मिला दिए तो उसको अलॉय स्टील कहा जाता है। तो देखो यदि आयरन, देखो कौन सा भी फेरस मेटल हो तो उसमें आयरन होता है, लेकिन इस आयरन में यदि आपने कुछ कार्बन डाल दिया, तो उसे कहा जाता है प्लेन कार्बन स्टील। क्या कहा जाता है, प्लेन कार्बन स्टील। और यदि ये कार्बन, ये आयरन, उसके बाद कार्बन, इसी के साथ और भी कुछ अलॉय मेटल डाल दिए, और भी कुछ अलॉय मेटल जैसे कि
ये हो गया आपका आयरन और कार्बन और मोलिब्डेनम, क्रोमियम, ऐसे अलग अलग यदि मेटल डाल दिए तो इसको कहा जाता है अलॉय स्टील। देखो स्टील कौन से होते हैं, एक होता है प्लेन कार्बन स्टील, यदि उसमें सिर्फ कार्बन और आयरन हो, और यदि उस आयरन और कार्बन के साथ यदि आपने कुछ और भी इंग्रेडिएंट डाल दिए तो उसको कहा जाता है अलॉय स्टील, अलॉय यानी मिश्र स्टील। उसके बाद हम देखेंगे जो प्लेन कार्बन स्टील है, प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, इसको और कुछ टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है, जैसे कि माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ऐसे अलग अलग टाइप में इसको डिवाइड किया है। उसके बाद हम देखेंगे कास्ट आयरन क्या होता है, लेकिन पहले प्लेन कार्बन स्टील को देखते हैं। प्लेन कार्बन स्टील को सबसे पहले देखते हैं, प्लेन कार्बन स्टील में माइल्ड स्टील, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रमाण में यदि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किसी मेटल का यूज किया जाता हो, किसी फेरस मेटल का यदि यूज किया जाता होगा तो वो होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंट 0.13 से लेकर 0.3% तक कार्बन होता है। देखो माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंट 0.15 से लेकर 0.3% तक कार्बन होता है। यदि इसमें 0.13% से लेकर 0.3% तक कार्बन है तो बाकी क्या होगा, सिंपल है। यदि प्लेन कार्बन स्टील का हम देख रहे हैं, प्लेन कार्बन स्टील का क्लासिफिकेशन कौन से टाइप में किया है, तो सबसे पहले उसमें देख रहे हैं हम स्टील। देखो प्लेन कार्बन स्टील किससे किससे बना होता है, एक होता है आयरन और दूसरा कार्बन। यदि उसमें 0.13% से लेकर 0.3% तक कार्बन है तो बाकी का बचा हुआ क्या रहेगा, आयरन। यस, तो बाकी का रिमाइंडर क्या रहेगा आपका, रिमाइंडर रहेगा आपका आयरन, यानी 0.13 से लेकर 0.3% तक कार्बन छोड़कर बाकी का टोटली इसमें आयरन होता है। चलो बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद हम देखेंगे यदि इसमें 0.1 से लेकर 0.3% तक कार्बन है, यानी इसमें कार्बन की प्रतिशत बहुत ही कम है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज को क्या क्या होती है, इसकी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, अच्छी होती है। उसके बाद गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन इसमें जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का गुणधर्म भी इसमें बहुत अच्छा होता है, यानी इससे आप किसी तार बना सकते हो और इससे आप बड़े बड़े शीट भी बना सकते हो। जैसे कि आप देखते होंगे आपके घर में जो ऊपर एंगल रहते हैं, यदि किसी भी इंडस्ट्री में गए तो सबसे ज्यादा माइल्ड स्टील का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें डक्टिलिटी
और मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए देखो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती है माइल्ड स्टील में, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करके दे रहा हूँ। देखो इसमें कार्बन का प्रतिशत कम है, इसलिए इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और इसकी जो डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी का गुणधर्म है वो भी अच्छा है। यदि ये मोस्टली डक्टाइल और मैलेबल है तो इस पर आप आसानी से मशीनिंग की क्रिया भी कर सकते हो, यानी मशीनेबिलिटी भी अच्छी है इसकी। मशीनेबिलिटी तो आप इस पर आसानी से मशीनिंग भी कर सकते हो। देखो यदि ये मशीनिंग करने के लिए भी अच्छा है तो इस पर डेफिनेटली फिनिशिंग भी अच्छी आती होंगी, क्योंकि ये क्या है, स्टील है। यदि आपने इसको मशीनिंग किया तो सरफेस फिनिश भी अच्छी आती है, गुड सरफेस फिनिश। देन जो आपके नट, बोल्ट, फोर्जिंग या वेल्डेड फैब्रिकेशन की जो मटेरियल होती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। और माइल्ड स्टील जो है वो चीपर होता है, यानी सस्ता भी होता है, बहुत सस्ता रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप होती है या कंपनियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा माइल्ड स्टील का यूज किया जाता है। और डक्टिलिटी यानी क्या, यदि आपने कभी मशीन पर काम किया होगा तो जब आप कट लेते हो तो इससे बड़ी बड़ी ऐसी धातु की तार निकलती है, यानी ये क्या होता है, मोस्टली डक्टाइल होता है और मशीनेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। देन उसके बाद हम देखते हैं मीडियम कार्बन स्टील। ये समझ में आ गया आपको? मीडियम कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील। अब देखते हैं हम मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है। देखो मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन के परसेंटेज होते हैं वो 0.3 से लेकर 0.7 तक होते हैं। देखो इसमें कार्बन परसेंटेज कितने होते हैं, 0.3 से लेकर 0.7% कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.3% से लेकर 0.7% कार्बन होता है। यदि इसमें अब कार्बन की प्रतिशत बढ़ गई, देख लो जैसे जैसे मेटल में कार्बन की प्रतिशत बढ़ जाती है वैसे वैसे उसमें हार्डनेस और टफनेस बढ़ जाती है। उसमें हार्डनेस और टफनेस बढ़ गई तो डेफिनेटली उसकी जो डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ये पॉइंट को ध्यान में रखो। जैसे जैसे मेटल में कार्बन की प्रतिशत बढ़ जाती है वैसे वैसे उस मेटल की डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाती है। यानी ये जो मेटल है ये हार्ड भी होगा और टफ भी होगा, लेकिन इस पर मशीनेबिलिटी यानी इस पर आप मशीनिंग आसानी से नहीं कर सकते और डक्टिलिटी भी इसकी कम है, इसीलिए इस पर आप मशीनिंग की क्रिया नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट इसमें देखा जाए तो ये जो होता है ये माइल्ड स्टील से एक एक्सपेंसिव होता है, यानी महंगा होता है। इसलिए ये जो है मीडियम कार्बन स्टील ज़्यादा प्रमाण में इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ नहीं किया जाता है और ये टिपिकल शेप में भी अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे कि माइल्ड स्टील जो है वो आपको राउंड में मिलता है, स्क्वायर में मिलता है, हेक्सागोनल में मिलता है, यानी हर एक शेप में आपको माइल्ड स्टील मिल जाता है, लेकिन आपको मीडियम कार्बन स्टील नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो है ये हार्ड भी है, टफ भी है और इसको प्रोड्यूस करना इतना आसान भी नहीं है। और ये जो है ये माइल्ड स्टील से चीपर भी होता है, ये माइल्ड स्टील से एक्सपेंसिव भी होता है।
इसके बाद हम देखेंगे हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है? ये देखो, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आप नोट करते जाओ, क्योंकि इसी पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें कार्बन परसेंट कितना होता है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.7 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। देखो, 0.7 से लेकर 0.7 से लेकर 1.4% कार्बन होता है। 1.4% कार्बन होता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले पॉइंट में बताया, जैसे जैसे कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाता है वैसे वैसे जो उसकी डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी कम हो जाती है, बराबर। तो इसमें अब देखो, इसमें तो मीडियम कार्बन स्टील से भी डबल कार्बन है, यानी सबसे ज्यादा प्लेन कार्बन स्टील में यदि कोई स्टील हार्ड होगा तो वो होता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील सबसे ज्यादा हार्ड होता है और टफ भी होता है, इसलिए इसका जो प्रयोग है वो आपके कटिंग टूल में किया जाता है, क्योंकि यदि उसकी कटिंग एज गई तो उसको रिशार्प भी आप कर सकते हो। इसमें जो ये क्या होता है, ये हार्ड और टफ टफ भी होता है। उसके बाद ये जो होता है ये बहुत ही महंगा होता है, सबसे ज्यादा यदि महंगा है तो ये हाई कार्बन स्टील होता है। इस पर आप आसानी से मशीनिंग की क्रिया नहीं कर सकते हो। इसको यदि आपको मशीनिंग की क्रिया करनी है तो सिर्फ आप ग्राइंडिंग से इसको मशीनिंग कर सकते हो, यानी सिर्फ आप ग्राइंडिंग कर कर इसका मटेरियल निकाल सकते हो। देखो, कौन सी, सिर्फ ग्राइंडिंग की क्रिया करके आप इस पर मटेरियल को रिमूव कर सकते हो। तो आपको याद है कि तीनों जो प्लेन कार्बन स्टील ये समझ में आए क्या, बताओ जल्दी। यस, ये जो है ना, ये आपके हैंड टूल में भी क्या, जो जितने भी आपके हैंड टूल होते हैं वो सब हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। जैसे कि उसके बाद आप जो ड्रिल कटिंग टूल जो होते हैं, ड्रिल, उसके बाद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, रिमर, ये सब हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अब कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, ये हमने प्लेन कार्बन स्टील देखे। उसके बाद अब देखते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, तो अब देखते हैं हम कास्ट आयरन क्या होता है। कास्ट आयरन में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 2% से लेकर 4% तक इसमें कार्बन होता है। इसमें 2% से लेकर 4% तक कार्बन होता है। 4% कार्बन होता है। इसका जो क्लासिफिकेशन है कास्ट आयरन का, वो उसके कलर से किया जाता है। यदि आपने कास्ट आयरन को यदि फ्रैक्चर कर दिया तो उसमें से जो फ्रैक्चर होने के बाद आपको दो कलर दिखेंगे, आइदर आपको ग्रे दिखेगा या फिर व्हाइट दिखेगा। अब ये ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन कैसे क्लासिफाई करने का है, ये ग्रे कास्ट आयरन यानी क्या होता है, यदि आपने कास्ट आयरन का जब आप कास्टिंग कर रहे होते हो तब उसको यदि स्लो रेट में यदि आपने उसको मोल्डिंग किया होगा, यदि स्लो रेट में उसको आपने यदि मोल्डिंग किया होगा तो उसको कहा जाता है ग्रे कास्ट आयरन। और उसके बाद यदि आपने उसको फास्ट उसको कूलिंग कर दिया होगा तो उसको कहा जाता है व्हाइट कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है, क्योंकि उसमें उसको क्या किया रहता है, स्लोली कूलिंग किया रहता है, इसलिए उसको जो होता है वो ग्रेफाइट उसमें फ्री होते हैं, इसलिए उसको सेल्फ लुब्रिकेटिंग कहा जाता है। और जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है उसको नॉर्मली उसको यूज किया नहीं जाता है। यदि आपने देखा होगा तो उसको नॉर्मल स्टेट में उसको यूज नहीं किया जाता।
व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि उसको फास्ट उसको कास्टिंग किया रहता है, इसलिए उसको नॉर्मल स्टेट में भी उसका यूज नहीं किया जाता। और जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है उसको चिल्ड कास्ट आयरन भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम मेलेबल कास्ट आयरन। मेलेबल कास्ट आयरन, ये जो मेलेबल कास्ट आयरन होता है इसमें जो है जो ग्रे कास्ट आयरन है उससे भी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेलेबल कास्ट आयरन में। ये जो है ये कम ब्रिटल होता है और ज्यादा डक्टाइल होता है, यानी इसमें जो ब्रिटलनेस है वो बहुत ही कम होती है और ये ज्यादा डक्टाइल भी होता है, और इसको जो आप मशीनिंग भी आसानी से कर सकते हो। इसलिए यदि कोई किसी शेप में यदि कोई प्रोडक्ट आपको आसानी से उसको मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट जाता है, जैसे कि आपकी जो पाइप की कपलिंग रहती है, ऐसे प्रोडक्ट यदि आपको उस पर मशीनिंग की क्रिया करना डिफिकल्ट होता है, उस टाइम आप मेलेबल कास्ट आयरन का यूज कर सकते हो। इस पर आप मशीनिंग की क्रिया भी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद इसको जो है इसमें सेल्फ लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है ग्रे कास्ट, ये व्हाइट कास्ट आयरन का एक प्रकार है, इसलिए इसमें जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। उसके बाद इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है, मेलेबल कास्ट आयरन का यूज जैसे कि पाइप फिटिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी, ऐसे जो डीपी क्रिटिकल शेप वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें मेलेबल कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो है ये बहुत ही महंगा भी होता है, इसलिए ज़्यादा प्रमाण में इसका यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम रोट आयरन। रोट आयरन क्या होता है? रोट आयरन, रोट आयरन ये जो है ये भी एक फेरस मेटल का ही ग्रुप है, लेकिन इसमें जो कार्बन परसेंट है वो बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये इसमें कोरोजन नहीं लगता, इसको जो रोट आयरन ये इसमें कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है, और ये जो है ये सडनली फ्रैक्चर भी हो जाता है। इसको यदि आपके हाथ से यदि ये गिर गया तो ये आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद जो है इसमें यदि आप इसको मशीनिंग करोगे तो आप पुअर फिनिशिंग यानी बहुत ही कम फिनिशिंग आती है। इसका जो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है और ये जो है ये बहुत ही डक्टाइल होता है, यानी हाई डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद रोट आयरन मोस्टली यूज फॉर फॉलोइंग एप्लीकेशन। जो रोट आयरन है वो कौन से कार्यों में यूज किया जाता है, जैसे कि क्रेन हुक, जो रेल ट्रेन जो बड़ा बड़ा क्रेन रहते हैं ना, वो क्रेन ये जो अलग अलग प्रकार के क्रेन रहते हैं उसमें भी रोट आयरन होता है। उसके बाद रेलवे कपलिंग, जो दो ऐसे लगाए रहते हैं रेलवे को, उस वो रेलवे कपलिंग। उसके बाद एग्रीकल्चर और मराइन आयरन वर्क। उसके बाद लिफ्ट चेन एंड एंकर चेन। उसके बाद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी ऐसे अलग अलग जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो आज जैसे कि आज हमने देखा इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होते हैं, उसके बाद देखा हमने मेटल, फिर मेटल को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक था फेरस मेटल और दूसरा था नॉन फेरस मेटल। जो फेरस मेटल है वो दो टाइप के थे, एक था स्टील और दूसरा था कास्ट आयरन। स्टील कौन से दो टाइप, दो किस काला है, एक था आयरन और दूसरा था कार्बन, उसको हमने प्लेन कार्बन स्टील कहा गया था। प्लेन कार्बन स्टील को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया था, एक था माइल्ड स्टील, दूसरा था मीडियम कार्बन स्टील, तीसरा था हाई कार्बन स्टील। उसके बाद हमने कास्ट आयरन देखा, कास्ट आयरन में कितना कार्बन परसेंट कितना था, 2% से लेकर 4% कार्बन था। उसके बाद मेलेबल कास्ट आयरन क्या होता है, इसी में हमने कास्ट आयरन में देखा था इसको यदि फ्रैक्चर कर दिया जाए तो इसका जो स्पेसिफिकेशन हो उसके कलर से किया जाता है। तो उसमें हमने देखा ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है और व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है। ग्रे कास्ट आयरन में एग्जैक्टली 3.5% तक
कार्बन रहता है। उसके बाद हमने देखा व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है। व्हाइट कास्ट आयरन का ही एक प्रकार मेलेबल कास्ट आयरन है, और व्हाइट कास्ट आयरन में भी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं थी और मेलेबल कास्ट आयरन में भी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके बाद हमने लास्ट में रोट आयरन देखा। रोट आयरन का यूज कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर रेलवे हुक, क्रेन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ऐसी जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज आपको समझाने की कोशिश की है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एक बार अच्छे से इसकी स्टडी करें। थैंक यू।